नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग एजुकेशन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आप सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को एग्ज़ाम की अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में जो है वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो भी क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चन आज की क्लास में मैं लेकर आया हूं। तो जो वर्ग 2 में एसएसटी से पेपर देने वाले हैं या सामाजिक विज्ञान जिनका मुख्य सब्जेक्ट है, तो उनके लिए ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लास में एंड तक बने रहें और कोई भी क्वेश्चन को मिस ना करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आज की क्लास में मिलेंगे जो एकदम नए तरीके से पूछे जाते हैं जो सीटेट में, और जो आने की फुल उम्मीद है। ठीक है ना? तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है और पूरी क्लास जो है लास्ट तक बने रहना है और लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट करना है। ठीक है? तो चलिएगा बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन है। देखिएगा कहता है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका, देखिएगा सबसे पहले पैडागोजिकल क्वेश्चन है। ठीक है ना? मिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ यहाँ पे। हम सबसे पहले पैडागोजी का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना? तो क्या क्या कहता है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता पर चर्चा करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उसके लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो देखिएगा यहाँ पे क्या कर रही है शिक्षिका की, जो विविधता पर चर्चा कर रही है ना? तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सा होगा? एक ही भाषा बोलने वाले बच्चों का समूह, तो ये तो विविधता को नहीं दर्शाता है ना। एक ही भाषा बोलने वाले बच्चों का समूह होगा तो वहाँ तो विविधता होगी नहीं। ठीक है ना? ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन कहता है विभिन्न धर्मों के त्योहारों का उत्सव, क्या ये हो जाएगा? सी कहता है कक्षा में केवल एक क्षेत्र के इतिहास को पढ़ना। जब हम एक ही क्षेत्र के इतिहास को पढ़ेंगे तो वहाँ तो विविधता देखने को मिलेगी नहीं। डी ऑप्शन कहता है सभी बच्चों का एक जैसी वर्दी पहनना, तो एक जैसी जब वर्दी पहनेंगे तो वहाँ पे कोई भी विविधता देखने को नहीं मिलेगा। विविधता का मतलब है जहाँ पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिले, यानी क्या हो जाएगा कि विभिन्न धर्मों के त्योहारों का उत्सव मनाना, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विविधता के बारे में है। ठीक है ना? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत है? नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा इतिहास से है। क्या है? सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में स्रोतों के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो स्रोत दिए होते हैं, है ना, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। आप टीचर हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे सीटेट में, है ना, क्योंकि टीचिंग एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं, कोई ना कोई उसका उद्देश्य या कोई लक्ष्य होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जो पैडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। जैसे हम स्रोत तो पढ़ते हैं, इतिहास के स्रोत, है ना, लेकिन उसमें हमको ये नहीं पता कि इसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है? तो बच्चों को हमको ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो देखिएगा जो स्रोत दिए होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है। ए कहता है तारीखों को याद करने में मदद करना, गलत बात। याद करना कहीं पे भी ये नेगेटिव होता है। ठीक है? बी ऑप्शन कहता है छात्रों को ऐतिहासिक साक्ष्यों पर काम करने के योग्य बनाना। सी कहता है पाठ्यपुस्तक को अधिक रंगीन और रोचक बनाना, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे रंगीन और रोचक से कोई लेना देना नहीं है स्रोतों का। डी ऑप्शन कहता है अध्यापक के लिए पढ़ाने के भार को कम करना। तो देखिएगा कोई भी अध्यापक है उसके पढ़ाने के भार को कम करना, ये भी निगेटिव हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जो राइट निकल के आएगा, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या कहता है कि छात्रों को ऐतिहासिक साक्ष्यों पर काम करने के योग्य बनाना। ठीक है ना? तो स्रोतों का मुख्य उद्देश्य यही होता है। ठीक है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है? चलिए, कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी जल्दी चलेंगे, है ना। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श होती है। तो जो समताप मंडल होता है इसमें जो है क्या है, वायुयान उड़ाए जाते हैं। ठीक है ना? जैसे हवाई जहाज हो गई, है ना, तो ये क्या होते हैं, ये समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ठीक है ना? इसमें जो है समताप मंडल में आदर्श जो है वातावरण पाया जाता है वायुयानों के लिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है। तो जो आर्टिकल 21 है ये क्या करता है, इसमें क्या हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो हो जाएगा अनुच्छेद 32, है ना, 32 हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता समानता का अधिकार जो होता है 14 से 18 के बीच में है। ठीक है ना?
जीवन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इनमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से जो है अनुच्छेद 21 जो बताता है जीवन का अधिकार, यानी जीवन जीने का अधिकार जो है 21 में दिया गया है, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी चला जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या कहता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना कार्य का मुख्य लाभ क्या है। देखिएगा पेडागोजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। परियोजना कार्य का मतलब मुख्य लाभ क्या होता है? छात्रों को गृह कार्य से राहत देना, गलत बात। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, विद्यार्थियों के खाली समय का सदुपयोग करना, छात्रों में खोजी दृष्टिकोण और कौशल विकसित करना। तो जहाँ पे भी खोज वाली बात आ जाती है वहाँ जो परफेक्ट आंसर हमारा हो जाता है कि छात्रों को खोजी यानी स्वयं खोजकर्ता बनाना, यानी स्वयं चीज़ों को बालक करके सीखता है, वही कहलाता है खोजी, ठीक है ना। तो बालक जब स्वयं चीज़ों को करता है, इसीलिए परियोजना कार्य दिए जाते हैं कि बालक स्वयं से चीज़ों को खोज पाए और उसमें कौशल विकसित हो सके। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि दीवानी अदालतें मुख्य रूप से किस प्रकार के विवादों का निपटारा करती हैं। तो जो दीवानी अदालतें होती हैं वो किस चीज़ का निपटारा करती हैं? ए ऑप्शन कहता है जमीन, संपत्ति व किराए से संबंधित विवाद। बी कहता है देश के खिलाफ विद्रोह के मामले। सी कहता है यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले। और डी कहता है हत्या या चोरी के मामले। तो देखिएगा दीवानी अदालतें जो होती हैं, दीवानी अदालतें क्या करती हैं? जमीन, संपत्ति और किराए से संबंधित विवादों का निपटारा करती हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? कक्षा में ग्लोब का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण क्या है? यानी हम जब ग्लोब बताते हैं, बालक को ग्लोब के बारे में बताते हैं, तो उसका जो है उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? ए ऑप्शन कहता है पृथ्वी के वास्तविक आकार और झुकाव को समझना। बी कहता है छात्रों का मनोरंजन कर, जहाँ पे भी मनोरंजन वाली बात आ जाए वो ऑप्शन निकाल देना है। सी केवल यहाँ लगा है केवल विभिन्न देशों की सीमाओं को याद करने के लिए, गलत बात, ठीक है ना। ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। किसी विशेष शहर की सटीक गली खोजने के लिए, किसी भी गली खोजने के लिए नहीं, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पृथ्वी की वास्तविक आकार और झुकाव को समझने के लिए हम ग्लोब का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए चला जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? तो भक्ति आंदोलन का आपको जो है मुख्य उद्देश्य क्या था ये बताना था। ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण, जाति व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना। सी कहता है संस्कृत भाषा को एकमात्र पवित्र भाषा मानना। और डी कहता है कठोर धार्मिक अनुष्ठानों को बढ़ावा देना। तो देखिए स्वाभाविक है, भक्ति आंदोलन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है कि ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण स्थापित करने के लिए भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? पेडागोजिकल है। एक शिक्षिका कक्षा में संसद विषय पढ़ा रही है। संसद के बारे में कोई भी शिक्षिका है वो बता रही है छात्रों को। वह छात्रों से पूछती है कि क्या होगा यदि भारत में कोई संसद ना हो। तो जब देखिएगा बालक से जब तर्क वितर्क किया जाता है, एक टीचर के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, है ना, कि कोई भी सब्जेक्ट अपन यदि पढ़ा रहे हैं तो ऐसे बात करें ताकि बालक सोचने और समझने में मजबूर हो जाए, है ना। तो सोचने के लिए मजबूर करना ये एक क्या है, उनके कौशलों का विकास करने में मदद करता है। तो संसद के बारे में पढ़ाती हुई शिक्षिका क्या कहती है कि ये क्या होगा यदि भारत में कोई भी संसद ना हो। यहाँ शिक्षिका किस कौशल को बढ़ावा दे रही है? तो ये प्रश्न यदि बालक से कर रही है शिक्षिका, तो इसका मतलब क्या होगा? लिखने की गति बढ़ाना, ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कि आलोचनात्मक और काल्पनिक सोच, यानी बालक ऐसे में सोचेगा, है ना। तो सोचने में ये पता चलेगा, बालक कई प्रकार से उत्तर देंगे कि अच्छा हो सकता है इसके कारण ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। तो सारी चीज़ें बालक सोचेगा, है ना, कई तरीके से सोचेगा, तो उसमें कल्पना शक्ति का विकास होगा, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन बी चला जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो आपको बताना है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र में लागू की गई थी। केवल अवध क्षेत्र में, उत्तर भारत के पंजाब क्षेत्र में, बंगाल और बिहार में, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। तो देखिएगा जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो है सबसे पहले लागू की गई थी, ठीक है ना। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मानचित्र पर प्रतीकों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जो मानचित्र होते हैं, मानचित्रों पर जो प्रतीक होते हैं, है ना, वो क्यों होते हैं? ताकि मानचित्रों को बिना किसी भाषा के ज्ञान के भी पढ़ा जा सके, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे जो है प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूल्यांकन से क्वेश्चन है, ये भी आता ही है सीटेट में, है ना, ये बिल्कुल अनिवार्य है। 12वां क्वेश्चन कहता है सतत और व्यापक मूल्यांकन का सामाजिक विज्ञान में मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिएगा, कोई भी मूल्यांकन हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें क्या होता है, मूल्यांकन का एक ही उद्देश्य होता है कि सीखने की कमियों को पहचानना और उन पर सुधार करना। तो ये मूल्यांकन का मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, केवल अपन को याद रखना है, केवल पाठ्य पुस्तक नहीं, वर्ष के अंत में बोर्ड परीक्षा नहीं, ग्रेड के आधार पर नहीं। मूल्यांकन का मतलब होता है बालक ने कितना सीखा और कहाँ पे सीखने में कमियां रह गई हैं उनको दूर करना। ठीक है, सीधी सी बात ये है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मुगल काल के दौरान मनसबदारी प्रथा क्या थी। तो जो मुगल काल था, है ना, उसमें जो मनसबदारी प्रथा थी, तो ये क्या थी, तो ये क्या थी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो मनसबदारी प्रथा थी, ये क्या थी, ये थी सैन्य और नागरिक पद की देने की एक व्यवस्था थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अक्षांश रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे सत्य बताना है, यहाँ पे कई बार गलत भी पूछ लेता है, कौन सा गलत है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। विषुवत 0 डिग्री, यहाँ पे देखना है, विषुवत 0 डिग्री सबसे बड़ा अक्षांश है। बी कहता है ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। सी कहता है ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ती है। और डी कहता है कुल 360 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो आपको सत्य यहाँ पे जो है बताना है कि यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे विषुवत वृत्त सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्राथमिक स्रोतों का उदाहरण कौन सा है। तो इतिहास की आधुनिक पाठ्यपुस्तक, स्वतंत्रता सेनानी की एक पुरानी डायरी, इंटरनेट पर लिखा गया किसी लेखक का ब्लॉग, और टेलीविज़न पर प्रसारित कोई ऐतिहासिक नाटक। तो देखिएगा, प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो पहले से हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्वतंत्रता सेनानी की एक पुरानी डायरी, ये प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अस्पृश्यता, है ना, अस्पृश्यता को किस अनुच्छेद के तहत समाप्त कर दिया गया है। तो अस्पृश्यता का अंत कब जो है किस अनुच्छेद के साथ समाप्त कर दिया गया है, तो ये था अनुच्छेद 17 में। ठीक है ना, आगे ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है कि कक्षा में सक्रिय नागरिकता को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। नागरिक शास्त्र के नियमों को याद करवाना, याद नहीं करवाना कोई भी चीज़, छात्रों को केवल परीक्षा के लिए तैयार करना, बिल्कुल नहीं, कक्षा में शांति बनाए रखना नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थानीय समुदाय की समस्याओं पर चर्चा और छोटे प्रोजेक्ट। ठीक है ना, तो सक्रिय भागीदारी के लिए क्या करना है कि जो है स्थानीय समुदाय की समस्याओं पर चर्चा करें, या आसपास के लोगों के बारे में चर्चा करें, आसपास के वातावरण के बारे में चर्चा करने से, और छोटे छोटे प्रोजेक्ट ये जो हैं क्या है, सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन डी चला जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चोल काल के दौरान सभा किस प्रकार की संस्था थी। ये आपको बताना है कि जो सभा थी वो किस प्रकार की संस्था थी। ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा, केवल महिलाओं का एक समूह, व्यापारियों का एक संघ, सैनिक की एक परिषद। तो जो सभा थी चोल काल में, है ना, तो यहाँ पे जो सभा का जो है मतलब क्या है कि ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा कहलाती थी, इसी को बोलते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, महिलाओं से कोई रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे ये भी ऑप्शन जो है निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है ना, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है ना, ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा थी जो चोल काल में क्या कहलाती थी, सभा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भूगोल से क्वेश्चन है। ठीक है ना, ज्वार भाटा मुख्य रूप से किसके कारण आते हैं। पृथ्वी के आंतरिक तापमान, समुद्र के भीतर आए भूकंप, तेज हवाओं का चलना, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। तो जो ज्वार भाटा आते हैं, है ना, ये कैसे आते हैं कि सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है जब। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा क्या कहता है, 20 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या में जेंडर संवेदीकरण को कैसे शामिल किया जाना चाहिए। तो देखिएगा, इतिहास और राजनीति में महिलाओं के योगदान और अनुभवों को एकीकृत करना, पाठ्यपुस्तक में जेंडर शब्दों को हटा देना, कोई भी चीज़ हटाना नहीं है, कक्षा में लड़कों और लड़कियों को अलग अलग बिठाना, एक समान बालक को मानना है। ठीक है ना, केवल महिलाओं के इतिहास को अलग से पढ़ाना, गलत बात। यहाँ पे क्या हो जाएगा
कि जेंडर, यदि जेंडर को अपन को जो है सम्मिलित रूप से बढ़ाना है या शामिल करना है तो इतिहास और राजनीति में महिलाओं के योगदान और अनुभवों को एकीकृत करके, अलग अलग नहीं, एकीकृत। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत का नहीं है। तो यहाँ पे आपको नहीं बताना है ना, कौन सा यहाँ पे जो है पंचायत का कार्य नहीं है। तो देखिएगा, गांव में स्थानीय विद्यालय की देखरेख, स्थानीय करों को वसूलना, नए कानून का निर्माण करना, गांव की सड़कों और नालियों का निर्माण। तो यहाँ पे जो पंचायत का कार्य नहीं होगा वो होगा नए कानून का निर्माण करना, ये पंचायत का कार्य नहीं है। बाकी गांव में प्राथमिक विद्यालय की देखरेख, स्थानीय करों को वसूलना या गांव में सड़कों और नालियों का निर्माण कराना, ये सारे काम पंचायत के हैं। ठीक है ना, लेकिन कानून नहीं बना सकती पंचायत। ठीक है, राइट ऑप्शन सी चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है। देखिए यहाँ पे भी आपको नेगेटिव बताना है ना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन कहता है शहरों को दो हिस्सों, दुर्ग और निचले शहर में बटा होना, ये तो बिल्कुल सही है ना। लोहे के औजारों का व्यापक उपयोग, पकी हुई ईंटों का निर्माण में उपयोग, ये भी सही है ना। और नियोजित जल निकासी व्यवस्था, ये भी यहाँ पे राइट हो जाएगी। यहाँ पे जो है हमारा जो है नेगेटिव हो जाएगा, गलत ऑप्शन कौन सा है, लोहे के औजारों का व्यापक उपयोग। तो यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो लोहे से अपरिचित थे। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी चला जाएगा। यहाँ गलत पूछा था तो यहीं पे गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है मानव निर्मित संसाधन का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा सड़कें और पुल, झरने का पानी, लौह अयस्क, उष्णकटिबंधीय वन। तो यहाँ पे जो मानव द्वारा निर्मित जो है एक उदाहरण है सड़कें और पुल, ये निर्माण जो है किसके द्वारा किया जाता है, मानव द्वारा किया जाता है, मनुष्य द्वारा। ठीक है, बाकी ये प्रकृति की देन होती है, झरने, लौह अयस्क, उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पेडागोजी है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में लोकतंत्र पढ़ा रही है, वह छात्रों को मीडिया की भूमिका समझाने के लिए क्या कर सकती है। तो लोकतंत्र के बारे में यदि पढ़ा रही है तो मीडिया की भूमिका समझाने के लिए क्या कर सकती है, किसी एक अखबार को खबरें रोज पढ़वाना, मीडिया हाउसों के मालिकों के नाम याद करवाना, नाम याद करवाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, छात्रों को टेलीविज़न देखने के लिए मना करना, कोई भी चीज़ को मना नहीं कर सकते। यहाँ पे राइट जो है ऑप्शन हो जाएगा कि अलग अलग समाचार पत्रों में एक ही खबर की अलग अलग रिपोर्टिंग का विश्लेषण करना, इससे बालक में जो है विश्लेषण क्षमता का विकास भी होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी चला जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलने का क्या परिणाम हुआ। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बंगाल की दीवानी यानी कर वसूलने का जो अधिकार दिया गया, उसके क्या परिणाम हुए। यहाँ पे ए हो जाएगा कंपनी को बंगाल के राजस्व पर नियंत्रण मिल गया, मुगल सम्राट की शक्ति बहुत बढ़ गई, कंपनी ने भारत छोड़ दिया और भारतीय व्यापारियों को विशेष छूट मिली। तो कुछ ऑप्शन आप खुद से भी हटा सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, कंपनी को बंगाल के राजस्व पर नियंत्रण मिल गया। ठीक है ना, तो राइट ऑप्शन ए चला जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायु दाब के बारे में कौन सा कथन सही है, सही बताना है। वायु दाब समुद्र तल पर सबसे कम होता है, वायु दाब को थर्मामीटर में मापा जाता है, उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में निम्न दाब क्षेत्र बनता है, और डी कहता है कि वायु हमेशा निम्न दाब से उच्च दाब की ओर चलती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है और बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कि जो उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में क्या होता है, निम्न दाब क्षेत्र बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वायु दाब के बारे में ये राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है सामाजिक विज्ञान की शिक्षक के रूप में विवादास्पद मुद्दों के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। तो ऐसे मुद्दों पर केवल प्रधानाचार्य की अनुमति के बाद ही बोलें, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। किसी की अनुमति की जरूरत नहीं, विवादों से बचने के लिए उन्हें कक्षा में कभी ना उठाया जाए, नहीं बिल्कुल उठाना जरूरी है। ठीक है ना, छात्रों को शिक्षक की निजी राय मानने के लिए कहें, ऐसा भी नहीं कह सकते। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो कहता है कि इन पर निष्पक्ष रूप से और सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए चर्चा करना चाहिए। ठीक है ना, निष्पक्ष तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त मुख्य लिपि कौन सी है। तो देखिएगा, अशोक के जो शिलालेख हैं या अभिलेख हैं उनमें जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ब्राह्मी लिपि में जो है अशोक के अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, डी यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। संविधान का पालन करना और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये तो है। चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करना, क्या ये हो जाएगा। अभिभावकों द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, क्या ये हो जाएगा। और डी है कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पे चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करना, ये क्या है, ये हमारे जो है मौलिक कर्तव्य में नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। खनिजों के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। तो खनिजों के संरक्षण यानी बचाव के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा खनिजों का अधिक से अधिक निर्यात करना, ये तो नहीं हो सकता ये संरक्षण के लिए। खनिजों के स्थान पर केवल लकड़ी का उपयोग, गलत बात है ना, केवल लकड़ियों का उपयोग करने से नहीं होगा, है ना। नई खदानों की लगातार खुदाई करने से भी नहीं। कम उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, ये आपको ध्यान रखना है। इससे हम जो है खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और यदि क्लास पसंद आई है और जो भी हमारे जो है बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो आपके पास हैं, जो आपके मित्र हैं, वो तैयारी यदि कर रहे हैं तो उनको भी शेयर करें, है ना। और बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहें जब तक पेपर आपका हो नहीं जाता है। और इसी तरीके से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।